प्राकृतिक वर्ण मतलब कि नेचुरल सिलेक्शन। देखो 5 फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं तुम्हारे हार्डी विंगर के प्रिंसिपल को, हार्डी विंगर के इक्विलिब्रियम को। पहला है जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो, दोनों चीज़ें एक ही होती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। दूसरा होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, तीसरा होता है म्यूटेशन, जिससे तुम लोग परिचित हो। रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, इसको दोनों को भी जानते हो। क्या होता है रिकॉम्बिनेशन, क्या होता है, कौन बताएगा? हम नहीं बताएंगे। कोई बताना चाह रहा है? बताओ बताओ, कोई बात नहीं, बताओ। हो जाता है, हमसे भी हो जाता है। हम डेली सोचते हैं हम साइलेंट करेंगे, भूल जाते हैं। बताओ। रिकॉम्बिनेशन पुनर्योजन बोलते हैं हिंदी में। पढ़े हो तुम लोग? कहाँ पे पढ़े हो ये बता दो। हाँ सही सही बता रही हो, बस जीन विन नहीं, ठीक है वो बता रही है, सही बता रही है। जीन ऐसे जीन नहीं बोल सकते हो, क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम ये क्रोमोसोम होता है, उसका कुछ भाग कट के दूसरे जीन में जाके चिपक जाता है। ठीक है, तुम जो कहना चाह रहे हो तुम्हारी भावनाएं सही है, पर शब्द नहीं सही है। ट्राई करो, तुम लोग कुछ याद तो आया होगा इस कहानी से, बताओ। मतलब सर मैंने सीधे सीधा नहीं यार, तुम तो पूरी पटरी तुम्हारी बदल गई। तुम बताओ। अरे यार याद है तुम लोगों को कि हम लोग पढ़े थे सेल साइकिल, पढ़े थे ना? सेल साइकिल में हम लोग पढ़े थे मियोसिस और एक पढ़े थे माइटोसिस। तो माइटोसिस में रिकॉम्बिनेशन नहीं होता था। माइटोसिस में रिकॉम्बिनेशन नहीं होता था, क्यों? क्योंकि उसमें तुम्हारा गैमेट नहीं बनाना था, तो हमको नॉर्मल चीज़ें रखनी थी। पर जब मियोसिस कराते थे, मियोसिस मतलब रिडक्शन डिवीजन, जब नंबर कम हो जाता था क्रोमोसोम का 2n से n हो जाता था, तो उस कंडीशन में क्या होता था, तुम्हारे जो प्रोफेज 1 होता था उस टाइम हम देखते थे उसके पकाइटीन में पहले तो आके अटैच होता था, तुम्हारा बनाता था, क्या बनाता था? कैसे? क्या प्लेट तो मेटाफेज में बनाता है, सिनेप्सिस बनाता था, ठीक है। अब उस सिनेप्सिस के टाइम में कुछ पोर्शन जो है तुम्हारा एक्सचेंज होता था दोनों क्रोमोसोम में। मदर वाला एक मदर से आया होता है, एक फादर से आया होता है, दोनों के बीच में एक्सचेंज होता है ना कुछ पोर्शंस का, जिसकी वजह से जो क्या कहते हैं जो नया फॉर्म बनता है उसमें एकदम, अब हम लोग अपने एकदम बिल्कुल पापा की तरह क्यों नहीं होते हैं, या फिर लड़कियाँ बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह क्यों नहीं होती हैं? क्यों? क्योंकि क्या होता है, कुछ क्रोमोसोम मम्मी और पापा का आपस में एक्सचेंज हो जाता है, जिसकी वजह से एक नया क्रोमोसोम बनता है। इसीलिए तुम्हारा रिकॉम्बिनेशन, उसी प्रोसेस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। जैसे ये दो क्रोमोसोम बनेंगे और तभी, अरे सर वो चोर वाला सवाल, ठीक है। अभी क्या करेंगे, कुछ पोर्शन इसका जो है मान लीजिए ऐसे, ये पोर्शन इसके जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे, हाँ ये यहाँ से स्टॉल है, यहाँ पे आएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते थे रिकॉम्बिनेशन या फिर पुनर्योजन बोलते हैं। हिंदी वाला स्कूल, तो रिकॉम्बिनेशन पता है, नेचुरल सिलेक्शन पढ़ते आ रहे हैं, ये तो सब बता देंगे अभी फटाक से। कल ही परसों, कल पढ़े हैं, परसों पढ़े हैं, मतलब डेली पढ़ रहे हैं हम लोग। संख्या नहीं यार, संख्या से क्या मतलब है? संख्या से नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्ण, बताओ। हाँ, नेचर में करता है, जो अच्छे जीन्स होते हैं उनको सेलेक्ट करता है, और जो खराब जीन होते हैं उनका नंबर धीरे धीरे रिड्यूस
यूज होने लगता है, तो इसको जो बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। जो पॉजिटिव जीन होते हैं, पॉजिटिव जीन होता है, ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हो। म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन क्या होता है? अभी कल ही तो बताया थे। अचानक से चीज हाँ, अगर कोई चेंज होता है किसमें, किसी बेस पेयर में चेंज हो जाए, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? क्रोमोसोम के नंबर में चेंज हो जाए या फिर स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन बोलते हैं। याद रखो। तो पहले हम लोग देखते हैं, सब पे आएंगे एक एक करके। ये पांचों लिख लिए ना, ये पांच है। इसकी हिंदी रैंडम का मतलब होता है तुम्हारा, अभी बताए थे यार, संयोग। बस संयोग। मैटिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, देख लेना मैटिंग में क्या है। विचरण। मैटिंग मतलब ठीक है, जो भी होता है देख लेना, मुझे भी याद नहीं है, देख कर लेना मैटिंग। मीटिंग नहीं, मीटिंग मतलब दूसरी मीटिंग हो गई। ये मीटिंग है, मीटिंग मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स। मीटिंग का यहाँ पे मतलब है सेक्सुअल इंटरकोर्स। अब देखो, पहला होता है जीन माइग्रेशन और दूसरा वर्ड है जीन। अब देखो इसमें क्या होता है, एक पॉपुलेशन है जिसको बोले पॉपुलेशन ए, ठीक। एक दूसरी पॉपुलेशन है जिसको हमने बोला पॉपुलेशन बी, ठीक। यहाँ पे तुम्हें अलील्स मिल रहे हैं, हमने दो टाइप से अलील्स को शो कर दिया। ठीक, यहाँ पे क्या नंबर है? संगमन है सर। संगमन, ठीक लिख लो संगमन भाई, मैटिंग। ठीक है, ये दो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ए है, ये पॉपुलेशन बी है। पॉपुलेशन ए में हमको पता है एलील दो टाइप के होते हैं जनरली, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, पर अभी हम दो के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एलील क्या है, जैसे मान लो किसी का ले लिया, आई कलर का ही ले लिया हमने, आई कलर के कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हो। तो यहाँ पे दो एलील है, हमने एक को क्या करते हैं, ब्राउन वाले को हमने, ब्लैक वाले को हमने गोले से दर्शा दिया है और स्मॉल पी वाले को हमने ट्राइंगल से दर्शा दिया है, ठीक। अब ये है, अब ऐसा हुआ, कुछ कंडीशन हुई, इसकी वजह से कुछ पॉपुलेशन यहाँ से मूव करके यहाँ चली गई, यहाँ से मूव करके यहाँ चली गई। हो सकता है ना, मान लो फॉर एग्जाम्पल ये इंडिया है, ठीक, और ये तुम्हारा यूएस है। दो पॉपुलेशन है, इंडिया पाकिस्तान नहीं बोलेंगे वरना तुम लोग भावुक हो जाओगे तो समस्या हो जाएगी। तो ये इंडिया है और इंडिया से पाकिस्तान कौन जाएगा यार? क्या करने जाएंगे हैं? घूमने। हाँ, घूमने जा सकते, अच्छी जगह है, इस्लामाबाद बहुत सुंदर जगह है, पर वापस आओगे इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। ठीक है, तो इंडिया है, इंडिया से कुछ लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिली, तो जॉब अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी? यूएस में, यूके में, इजराइल में, ठीक है। तो यहाँ से कुछ लोग उठ के यहाँ चले गए, पाकिस्तान भेज रहे हैं, तुम्हारा प्रबंध कर रहे हैं। तो अब इसकी जो जीन फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब जीन की जो आवृत्ति होगी, पहले जो होगा और अब में बदलाव होगा कि नहीं होगा। मतलब पहले ये सारे, इसकी जीन फ्रीक्वेंसी कुछ होगी इन दोनों को मिला के, अब जब ये वाले इधर चले गए तो इनकी जीन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, थोड़ी बढ़ जाएगी, थोड़ी सी चेंज होगी ना। मान लो ये लोग पहुँच गए, मान लो और थोड़े गोले गोले वाले थे, तो ये लोग यहाँ से उठ के यहाँ चले गए, तो इसकी जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। और इसकी भी जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, जहाँ से गए हैं वहाँ की भी जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होगी और इसकी भी जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होने का मतलब समझ रहे हो ना। मान लो पहले ऐसे हो, टोटल 200 हो, 200 में से 120 और 80 रहा। अब कुछ लोग गए होंगे तो इसकी वजह से यहाँ पे हो सकता है तुम्हारा 100 और 100 रहा, ठीक। अब कुछ लोग यहाँ से उठ के यहाँ चले गए तो कुछ बदलाव आएगा कि नहीं? हो सकता है यहाँ पे 80 वाले ज़्यादा, 80 वाले पे है ही
120 वाले चले गए, 120 वाले तो ये भी 80 हो गए। तो जीन फ्रिक्वेंसी क्या चेंज हुई कि नहीं हुई? यहाँ पे जब 40 गए इधर वाले तो इधर 40 जाके ऐड हो गए, जीन फ्रिक्वेंसी इसकी चेंज हुई कि नहीं हुई? जीन फ्रिक्वेंसी चेंज हुई। ठीक, इसी चेंज को, इसी को हम लोग बोलते हैं जीन माइग्रेशन या जीन स्थानांतरण बोलते हैं। ठीक, अब अगर ये बार बार हो रहा है, मतलब कुछ लोग गए फिर कुछ लोग चले गए फिर कुछ लोग चले गए, ये कंटिन्यूस बार बार हो रहा है प्रोसेस, तो इसी को हम लोग बोल देंगे जीन फ्लो या जीन प्रवाह। अगर एक बार हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? जीन माइग्रेशन, और बार बार हो रहा है तो क्या बोलेंगे? जीन फ्लो। ठीक है, तो और इसके वजह से इसका रिजल्टेंट क्या होगा? चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, और चेंज करेगा जिसकी वजह से क्या होगा? हार्डी विल्बर जो लीड करेगा इवोल्यूशन। ठीक है, ये पहला जो तुम्हारे हार्डी को डिस्टर्ब करता है वो है जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो। दोनों में डिफरेंस याद करना, एक बार होता है तो जीन माइग्रेशन बोलेंगे, वही चीज़ रिपीटेड होगा तो हम लोग बोलेंगे इसको जीन फ्लो हो रहा है। ठीक, एक बार गई है पॉपुलेशन, एक बार गई तो उसकी वजह से जीन की फ्रिक्वेंसी में चेंज हुआ है एक बार, और ये बार बार जा रहे हैं तो बार बार चेंज होगा। तो एक बार जा रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे जीन माइग्रेशन, और बार बार जा रहे हो रहा है यही प्रोसेस, उसको बोलेंगे जीन फ्लो। जो लोग जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ई माइग्रेशन। और जो लोग उधर जिसके में आते हैं उसमें क्या होता है? इमाइग्रेशन। समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ से लोग अगर निकल के जाएंगे तो एग्जिट कर रहे हैं ना, एग्जिट मतलब बाहर निकलना, तो यहाँ इसको, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ई माइग्रेशन। और जहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं वहाँ पे हम लोग बोलेंगे एमिग्रेशन। एमिग्रेशन काउंटर्स होते हैं ना, जैसे कहीं दूसरे कंट्री में जाओगे तो एमिग्रेशन काउंटर्स होते हैं, तुम्हारा पासपोर्ट चेक करेंगे, तुम्हारा वीज़ा चेक करेंगे, तुम्हारी आईडी वाईडी चेक करेंगे, कभी कभी शक होता है तो सामान भी चेक करते हैं। तो वो इमिग्रेशन काउंटर जहाँ तुम जिस देश में पहुँच रहे हो वहाँ इमाइग्रेशन मतलब आई वाला यूज करेंगे, इमाइग्रेशन होता है, और जहाँ से जा रहे हो वो इमाइग्रेशन। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजी में, उस वहीं पे हिंदी में बता देंगे। अभी हिंदी मुझे नहीं पता है, ये तो मैं ऐसे ही बता दिया, किताब में नहीं दिया है, बट इसकी हिंदी इकोलॉजी वाले चैप्टर में देखेंगे तो बता देंगे। ठीक, तो पहला जो डिस्टर्ब कर रहा था वो क्या था? जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो। दूसरा है तुम्हारा जेनेटिक ड्रिफ्ट, मिटा देंगे, लिख लो कोई नहीं, आराम से। दूसरा है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब अनुवांशिक विचलन। हमारी किताब मेरे पास आके रखी हुई, मैं भूल जा रहा हूँ, कर लिया आज मैं सोचा था सामने रखा था कि देखे चलूँगा आज। हो गया ना? दूसरा फैक्टर है जेनेटिक ड्रिफ्ट। दूसरा फैक्टर है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट यानी अनुवंशिक।
प्रवाह अपवाह है क्या प्रवाह है? यार वो विचलन सही कर लेना। एनसीईआरटी कंफ्यूज किया, दो जगह दो चीज़ दिया हुआ है, पर मैंने जो पढ़ा है किताब में अपवाह ही पढ़ा, तो अपवाह लिख लो। विचलन को अपवाह कर लो, वो उसमें दोनों चीज़ है। अभी आगे जाओगे तो अपवाह भी लिखा है, तो दोनों होता होगा, पर मैं जो बुक में पढ़ा उसमें अपवाह लिखा था, तो अपवाह लिख लो तुम लोग। दोनों लिख लो, स्लैश करके विचलन भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट से नाम तो तुम लोग समझ जाओगे। कंसेप्ट क्या है ये इधर है। अब यहाँ पे जो हो रहा था, अभी तुम लोग देख रहे थे जेनेटिक माइग्रेशन या जेनेटिक फ्लो में, ये किसी रीजन की वजह से हो रहा है। चेंजेस जो रहते हैं जेनेटिक फ्रीक्वेंसी में, जीन की फ्रीक्वेंसी में जो चेंज हो रहा था, किसकी वजह से हो रहा था? किसी रीजन की वजह से। कोई रोजगार के लिए जाता है, कोई मतलब उसका पता है कि एक परफेक्ट कोई रीजन है, उसकी वजह से। एपिजेनेटिक ड्रिफ्ट जो होगा वो रैंडम होगा, संयोगवश होगा। ऐसा होगा, संयोगवश होगा, ठीक। मतलब कि किसी एक पॉपुलेशन, मान लो कोई पॉपुलेशन है, एग्जांपल के लिए बिटल्स वाला एग्जांपल हम परफेक्ट है यार। तुम लोग 9th क्लास में एनसीईआरटी पढ़ोगे तो बिटल्स वाला एग्जांपल 9th या 10th में दिया होगा, जेनेटिक्स या 10th में बिटल्स वाला एग्जांपल दिया, याद है? एक घास है, मतलब घास है ना, ठीक। इस घास में कुछ बिटल्स है, जमीन के अंदर है, जमीन के ऊपर घास है ना, तो ये ठीक छोटा छोटा घास है, उसमें जमीन है, उसमें छोटे छोटे कीड़े रहते हैं, इनको बिटल्स होते हैं। एक बिटल जो होती थी वो ग्रीन कलर की, कछुआ मत समझना ये बिटल है, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, और कुछ जो है रेड कलर के, इनको मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक। अब एक दिन क्या हुआ, हाथी को लगा, हाथी मूड हुआ कि यार मोटे हो रहे हैं, थोड़ा अपने को क्या करना है, आज से टहलना मिलना शुरू करते हैं, थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हुआ, तो हाथी चला। हाथी चला और गलती से उसका जो पैर है बिटल से ऊपर गया, बिटल से ऊपर पड़ गया। अब जहाँ पड़ा वो तो बिटल्स गायब हो गए, उनकी तो खत्म। तो अब ये क्या हो रहा है, सहयोग बस हो रहा है ना। अब उनका पैर गलती से पड़ा सिर्फ हरे वाले में, लाल वाला एक दबा, बाकी सारे हरे वाले खत्म। अब इस कंडीशन में यहाँ पे क्या था, कंडीशन थी मान लो ऐसे मतलब दो थे, एक आर था एक ग्रीन था, मतलब एक रेड था एक ग्रीन था, दो प्रेजेंट थे जीन वहाँ पे अलील्स। अब क्या हुआ, आर वाले गायब हो गए सारे के सारे, अब सिर्फ क्या बचे, ग्रीन वाले गायब हो गए, ग्रीन वाले गायब हो गए, आर वाले गायब हो गए। तो जीन फ्रीक्वेंसी में क्या हुआ, चेंज हुआ कि नहीं हुआ, चेंज हो गया ना। तो इसको अगर संयोगवश होता है तो इस तरह के चेंज को हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। जीन कैसे खत्म हो जाएगा? जीन कैसे खत्म हो जाएगा? अरे भाई मैंने क्या बताया, तुम फिर से पीछे थोड़ा सा जाओ। एक पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन है ना, बीटल्स की पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में एलील है, एलील है। अगर एलील को हम किसको काउंट करेंगे, जो जिंदा लोग हैं उन्हीं के एलील को काउंट करेंगे, जो मर गए उनके एलील को तो काउंट करेंगे नहीं। तो यहाँ पे मान लो हमने माना कि यहाँ पे 100 बीटल रहते हैं, तो इनके पास 200 एलील थे, ठीक, 200 एलील थे, 200 एलील थे, इसमें से 120 एलील जो है हमारे कैपिटल आते हैं और हमारे 80 एलील जो है हमारे स्मॉल आते हैं। अब स्मॉल वाले आर वाले गायब हो गए, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 120 80, ठीक। ये फ्रीक्वेंसी जिसको निकाल देते हैं कितना 0.3 और 0.4 और 0.6 आ रहा है फ्रीक्वेंसी। अब क्या होगा, ये वाले मर गए, चलो 80 में हमारे बोलिए 60 गायब हो, कहीं हो सकता है कि रिसेसिव फॉर्म में इसके साथ कहीं प्रेजेंट हो, लेकिन मैक्सिमम तो क्या हो गायब हो गया। अब फ्रीक्वेंसी चेंज हुई कि नहीं, जीन गायब हुए कि नहीं गायब, मतलब वो एलील जो है पर्टिकुलर गायब हो गया ना उनके वाले, तो उसी को बोलते हैं कि जब रैंडम तरीके से जो तुम्हारी एलील की फ्रीक्वेंसी है उसमें चेंज आता है, या जीन की फ्रीक्वेंसी है उसमें चेंज आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक, ये दो टाइप के होते हैं जेनेटिक
दो एग्जाम्पल हैं, एक को बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट, एक को बोलते हैं हम लोग फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर का मतलब स्थापन, प्रभाव, और दूसरे को बोलते हैं बॉटलनेक इफेक्ट। इसको बोलते हैं अवरोध प्रभाव। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया है तुम्हारे ये वाला फाउंडर इफेक्ट। संस्थापक है, मैं स्थापक नहीं किया, वो चेक कर, संस्थापक ये संस्थापक प्रभाव, और दूसरा होता है अवरोध प्रभाव, बॉटलनेक इफेक्ट। ठीक, दो तरीके से हो सकते हैं, एक फाउंडर इफेक्ट बोलते हैं और दूसरे को बोलते हैं हम लोग बॉटलनेक इफेक्ट। याद करना है दोनों। फाउंडर इफेक्ट का एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं। हम लोग फिर चलते हैं इंग्लैंड। इंग्लैंड से प्यार हो गया, बार बार इंग्लैंड घूमने जा रहे हैं हम लोग। इंग्लैंड चल गए। इंग्लैंड में कुछ लोग थे, 200-250 करीब के लोग थे। तो एक दिन लोगों ने किया कि चलो अफ्रीका चलते हैं। इंग्लैंड से अफ्रीका, इधर कहीं किल है, उसमें तो फिर अब तुम ही दिखा सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये देखो, ये है हमारा यूएसए, मतलब नॉर्थ अमेरिका है, उत्तर अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका है। ठीक, ये तुम्हारा अफ्रीका है, ये बड़ा सबको दिख रहा है ना, ये अफ्रीका है, ये यूरोप वाला है। यूरोप पे यहाँ पे ये तुम्हारा ब्रिटेन है, साइड में आइलैंड है, ये ब्रिटेन है, ये अपना प्यारा भारत है। ठीक, हमको भारत से अभी मतलब नहीं है, हमको यहाँ से इंग्लैंड वाले लोगों की बात करनी है। यहाँ से इंग्लैंड के कुछ लोगों का एक दिन मूड किया, 240-250 लोगों का, ये चलो अफ्रीका चलते हैं, वहीं पर बैठे होंगे, ऐसे चाय पे चर्चा चल रही होगी कि यार अपने देश में मज़ा नहीं आ रहा है, चलते हैं अफ्रीका, वहाँ पे लोग हैं नहीं, लोग थोड़े से ज़्यादा अभी डेवलपमेंट हुआ नहीं है, हम लोग चलते हैं वहाँ पे। जैसे इंडिया ले जाते हैं ना, साउथ अफ्रीका जाते हैं, वहाँ पे जाके बड़े बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं। साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा बिजनेसमैन कौन है? इंडियन है। केन्या में जाओगे कौन है सबसे बड़ा? इंडियन है। ये लोग पहुँच जाते हैं छोटे गरीब देशों में, वहाँ जाके राजा बन जाते हैं। तो ऐसे उन लोग का भी मूड आया होगा कि चलो चलते हैं यहाँ से निकले इंग्लैंड से और पहुँचे यहाँ पे अफ्रीका, इस साइड में यहाँ पे। ओके, अफ्रीका में बेसिकली आइलैंड है हमारा, यहाँ पे नाम यहाँ पे दिया भी नहीं है, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, छोड़ो, मतलब इतना जानो अफ्रीका में पहुँच गए। ठीक, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पहुँचे। कॉन्टिनेंट में पहुँचने के बाद लगभग 240 लोग थे इधर बनाते हैं, लोग बोट पे सवार हुए और ये लोग निकल गए। ऑरेंज क्या है सर? कौन सा देश? क्या इतना बड़ा ऑरेंज कहाँ पे ऑरेंज? ये रशिया है। ठीक है, 240 लोग नाव में सवार हुए, 240 लोग सवार हुए, इसमें से 4 लोगों को बीमारी थी, 4 लोगों को एक बीमारी थी। ठीक है, जाने के बाद नहीं, इनके पॉपुलेशन में जैसे इंग्लैंड में एक बीमारी पाई जाती थी जिसमें धीरे धीरे रोशनी खत्म हो जाती है, आंखों की रोशनी क्या होती है, धीरे धीरे खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो इसमें बहुत सारे लोगों के पास होती है, पर यहाँ पे 240 लोगों में 4 लोग नंबर ज़्यादा, 16 मान के चलते हैं। ठीक, 16 लोगों को बीमारी थी। एज ए कंपेयर देखा जाए 1 लाख लोगों में वहाँ पे 2 लोगों को ये बीमारी थी पर 1 लाख लोगों पे। अच्छा, पर 1 लाख लोगों पे 2 थी, लेकिन जो लोग बैठे थे और ये चर्चा की थी हम लोग घूमने जाना, उनमें 16 लोगों को बीमारी थी। ये लोग भाई साहब पहुंचे हमारे अफ्रीका में
छोटे से द्वीप आइलैंड है, यहाँ पे कोई नहीं है, अपना घर इधर ही बनाएंगे। अब इन्होंने बनाया अपना घर, इसका रिजल्टेंट क्या हुआ कि यहाँ पर अगर देखेंगे कि डिजीज वाला ये जो डिजीज है इसके लिए एक स्पेसिफिक अलील होता है, ये मतलब जेनेटिक डिजीज था, तो एक स्पेसिफिक अलील होता था जो प्रेजेंट था। तो इस इंग्लैंड वाली अगर पॉपुलेशन देखें तो वहाँ पर हम अगर पॉपुलेशन देख रहे हैं तो वहाँ पे इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, बहुत कम थी। इस अलील की फ्रिक्वेंसी बहुत कम थी, 1 लाख पे 2 थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 240 लोग आए हैं यहाँ पे, उसमें से 16 लोग कैसे हैं जिनके पास ये पर्टिकुलर एलील है। ठीक, अब ये लोग यहीं बस गए और यहाँ से इन्होंने अपना नंबर धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया, अपना जनरेशन टू जनरेशन बढ़ते गए। अब इस जनरेशन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे इस एलील का नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा कि नहीं जाएगा। तो जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है और ये डुप्लीकेट पॉपुलेशन, मतलब ये बाद वाली पॉपुलेशन बनी है, इन दोनों में जो इस पर्टिकुलर एलील की जीन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ऐसे इफेक्ट लोग बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। क्या बोलते हैं, फाउंडर इफेक्ट। और जो लोग शुरुआत में जानते हैं उनको लोग बोलते हैं फाउंडर। ये 240 लोग क्या थे, फाउंडर। 240 लोग क्या थे, फाउंडर थे। और इनकी वजह से ये मतलब वहाँ से उठ के ये चीज़ें बहुत बढ़ गई, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाउंडर इफेक्ट बोलेंगे। और एक सिंपल सा इससे बता देते हैं, ये दो पॉपुलेशन है, दो पॉपुलेशन है, ये पहाड़ है, ठीक, और यहाँ पे छोटा सा आइलैंड है, द्वीप, ठीक। अब इस पहाड़ पे कुछ लोग ऐसे रहते हैं, लाल लाल, मेरे पास लाल नहीं है, जो मैंने वाइट वाइट, ठीक, और ये कुछ ग्रीन ग्रीन की जगह ट्रायंगल बनाते रहते हैं। इसमें से हवा चली खूब खतरनाक वाली, तो कुछ ये कीड़े थे, कीड़े उड़ के कुछ इधर आ गए, दो आ गए, ठीक है, लाल वाले, हाँ लाल वाले। अब यहाँ पे इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, देखो 1 2 3 4, 4 ये ग्रीन ये वाले हैं ग्रीन, और 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है तुम्हारे ग्रीन वाले, इनकी फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अब यहाँ पे ये दो है, इन दोनों को हम बोलेंगे फाउंडर। क्या बोलेंगे, फाउंडर बोलेंगे, स्थापक बोलेंगे। ये स्थापना कर रहा है ना, तो ये दो के फाउंडर हो गए। और ये दो धीरे धीरे प्रोड्यूस करेंगे ढेर सारे। अब ये तो बिल्कुल इसी तरह प्रोड्यूस करेंगे, एक आध मामला हो सकता है कहीं पे ये आगे कहीं पे रिसेसिव फॉर्म में पड़ा हो। बाकी जनरली क्या होगा, तुम्हारे मैक्सिमम गोल वाले होंगे। तो यहाँ की जिन फ्रीक्वेंसी, यहाँ की जिन फ्रीक्वेंसी क्या हुई, चेंज हो गई ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। क्या बोलते हैं, फाउंडर इफेक्ट, ये स्थापक इफेक्ट प्रभाव। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया। ये जेनेटिक ड्रिफ्ट का ही पार्ट है ना। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है, किसी संयोगवश, तो ये संयोगवश इन लोगों उड़ के आ गए, उसमें तो इन लोगों 40 लोग जा रहे हैं, उनको पता थोड़ी ना था कि इसमें से 16 लोग उस बीमारी से, या फिर ऐसा थोड़ी ना कि अच्छा जिसको जिसको ये बीमारी हो सकता है, ऐसा कुछ था नहीं। संयोगवश चले गए। जब संयोगवश जीन की फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट या फिर अनुवांशिक अपवाह। ठीक, दूसरा है बॉटलनेक इफेक्ट। दूसरा क्या है, बॉटलनेक इफेक्ट। बॉटलनेक जो वर्ड है, ये एक फ्रेज है, जनरली यूज किया जाता है किसी अवरोध के लिए। मतलब कोई चीज़ आए और वो किसी पॉपुलेशन में डिस्टर्ब, मतलब बॉटलनेक वर्ड जो इंग्लिश का वर्ड है, सो जनरली हम लोग यूज करते हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए, ठीक, या अवरोध के लिए। इसका एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल के लिख सकते हैं, फायर, फ्लड, वॉर। अब ये सब पता तो नहीं है कि आग लग जाएगी किसी दिन बाढ़ आ जाएगी, तो संयोगवश चीज़ें हो रही हैं और इसके वजह से जीन की फ्रीक्वेंसी में चेंज हो जा रहा है। किसी जंगल में आग लग गई, 400 शेर रहते थे, जिसमें से 200 शेर की आंखें काली थी, 200 की भूरी थी। तो अब जो भूरे वाले हैं आग में ज़्यादा मर गए, जीन फ्रीक्वेंसी क्या हुई, चेंज हो गई ना, संयोगवश चेंज हो रही है। और किसकी वजह से हो रही है, एक कोई बॉटलनेक इवेंट हो रहा है। इवेंट कैसा है, जो बॉटलनेक है, अवरोध वाला इवेंट है, जो अचानक हो रहा है, जिसको पता नहीं है हमें, ये हो जाएगा। और ये नेचुरल भी हो सकता है और ह्यूमन के वजह से भी हो सकता है, पर हो रहा है। ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, अवरोध प्रभाव या फिर बॉटलनेक इफेक्ट। समझ में आया कि दोनों की नहीं आया, दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। फिर अवरोध में देखो, मतलब कोई इवेंट हो रही है अचानक से, कोई इवेंट तुरंत हो रही है, जैसे बाढ़ आ गया कहीं पे, तो जब बाढ़ आ गया तो क्या होगा, कुछ लोग मर जाएंगे ना बाढ़ में, कुछ कीड़े मकोड़े, इंसान तो है नहीं, कीड़े मकोड़े मर जाएंगे जो बाढ़ आई तो, या फिर कुछ हुआ तो उनकी जीन की फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा,
आएगा। तो उसके वजह से जो रीज़न होगा उसको बोलते हैं हम लोग बॉटलनेक इफेक्ट, यानी अवरोध प्रवाह। किसी अवरोध के कारण हो सकता है कि सब आग लग गई हो, कहीं वार हो गया हो, फ्लड आ गई हो, कोई भी रीज़न हो सकता है जो एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में छोटा सा इवेंट हुआ जिसकी वजह से चेंज आ गया फ्रीक्वेंसी में, उसको हम लोग बोलते हैं बॉटलनेक इफेक्ट। अपना तो काम हो गया, कुछ ज़्यादा बोल चौदह डार्विन कहाँ होंगे? उस दिन बात किए थे ना, कहाँ गए थे डार्विन? डार्विन हाँ, एक गैलापागोस आइलैंड। कहाँ पे है गैलापागोस आइलैंड? इसमें नहीं है वो। सर वेस्ट में यूएस। अरे वेस्ट में? किसके वेस्ट में, तुम्हारे कि मेरे? हाँ, किस यूएस के? ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के? यहाँ दिखाया था ना, याद कर। कहीं दिखाया ये क्या है? साउथ अमेरिका है। यूएस तो ये खाली इतना छोटा सा यूएस है। ये पूरा नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। ये ऊपर पूरा नॉर्थ अमेरिका, ये कनाडा है जहाँ पे लोग जाना चाहते हैं। इतने पाजी लोग होते हैं, चलो चलो इंडिया चलते हैं। ये यूएस जानते हो पूरी दुनिया में अभी भी राज कर रहा है एक तरह से इनडायरेक्टली। ये छोटे छोटे बनाना नेशन है, मैक्सिको वगैरह है यहाँ पे। ये तुम्हारा साउथ है। साउथ मतलब नीचे जो होगा साउथ हो गया, ऊपर वाला नॉर्थ हो गया। ये साउथ अमेरिका होगा। साउथ अमेरिका के वेस्ट में एग्जैक्टली यहाँ पे गैलापागोस आइलैंड है। मार्सुपियल्स कहाँ पाए जाते हैं? क्वेश्चन आया डायरेक्ट डायरेक्ट, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ तुम लोग से। मैप क्यों दिखा रहा हूँ? मुझे शौक नहीं है तुम लोग ज्योग्राफी पढ़ाने का। मार्सुपियल्स कौन धारी होते हैं? स्तनधारी नहीं, स्तनधारी तो प्लेसेंटल हो गए। मार्सुपियल मतलब और हिंदी में क्या था? अरे कैंगरू वगैरह इसमें आते हैं। शिशुधारी, हाँ शिशुधारी। वो कहाँ पाए जाएंगे? अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कुछ भी? हाँ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाएंगे, ठीक है। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। थर्ड देखते हैं। म्यूटेशन मतलब उत्परिवर्तन। इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में डीएनए है, इस डीएनए में कहीं पे म्यूटेशन हो गया। इस म्यूटेशन जो है, ये म्यूटेशन अगर पॉजिटिव है तो इसका नेचुरल सिलेक्शन हो जाएगा। नेचुरल सिलेक्शन हो जाएगा तो ये नेक्स्ट जनरेशन में ज़्यादा जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से भी तुम्हारा क्या होगा? जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज होगी, थोड़ी बहुत होगी ना। ये पर्टिकुलर जो जीन था यहाँ पे, मान लो ए जीन रहा हो, अब ए डैश हो गया, तो इस ए जो जीन है और ए डैश के जीन के बीच में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा ना। जो ए का नंबर होगा वो क्या हो जाएगा? वेरी करने लगेगा, उसके लिए एक नया जीन आ गया, नया एलील आ गया, ए डैश आ गया। तो म्यूटेशन की वजह से भी जेनेटिक डिफरेंस होता है, बहुत छोटे लेवल पे होता है। तीसरा है नेचुरल सिलेक्शन। तीसरा है प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सिलेक्शन। ये भी तुम्हारा नेचुरल सिलेक्शन भी है। ये नेचुरल सिलेक्शन भी तुम्हारे जेनेटिक क्या कहते हैं, जीन फ्रीक्वेंसी को ऑल्टर करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है डबल स्टार। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी नीट में। ठीक है, यहाँ से भी नीट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब इसके 3 ग्राफ देखेंगे हम लोग, 3 टाइप देखेंगे नेचुरल सिलेक्शन के, जिसकी वजह से तुम्हारा जीन का
फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। पहला है, पहले नेचुरल सिलेक्शन तो पता है सबको क्या होता है, तुम्हें बताना नहीं है। नेचुरल सिलेक्शन मतलब जो जीन पॉजिटिव जीन है या फिर जो कैरेक्टर्स फायदेमंद होगा वो कैरेक्टर क्या करेगा, नेक्स्ट जनरेशन में फ्लो करेगा, चांसेस उसके फ्लो करने के क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। अब देखो 3 तरीके का होता है। एक होता है स्टेबलाइजिंग, स्टेबलाइजिंग इसको बोलते हैं देखो क्या है, सिंपल है। स्थायी कारक को छोड़ दो, पहले ये देखो एक ग्राफ बनाते हैं, एक ग्राफ है, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे लिखते हैं कैरेक्टर। चूहे बनाते हैं, ये वाइट कलर का चूहा, वाइट माइस। यहाँ पर बनाते हैं ब्राउन माइस और यहाँ पे हमने बना दिया ब्लैक माइस। ठीक, अब क्या करेंगे, इनके नंबर को देखते हैं, ये फ्रीक्वेंसी या नंबर को देखते हैं। अगर जनरली जो होता है ट्रेंड बिल्कुल इस तरह होता है, जो मीडियम कैरेक्टर होता है, बीच वाला मीन कैरेक्टर जिसको बोलते हैं, ये कैरेक्टर हमेशा पीक पे रहेगा। हाँ, जैसे ब्राउन माइस, इसके सबसे अधिक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, जैसे मान लो वाइट माइस कहाँ मिलेगा, जहाँ पे जो पहाड़ वहाड़ ऐसे रहेंगे एकदम वाइट कलर के रहेंगे, सफ़ेद पहाड़ है, वहाँ पे वाइट माइस मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे ताकि वो बचा रहेगा। अब चूहा कैसे बचा रहेगा, मान लो सेम कलर रहेगा तभी तो ऊपर से बाज आएगी उससे बचा रहेगा, या फिर बिल्ली बिल्ली आएगी उससे बचा रहेगा छुपने के लिए। ब्राउन माइस हम जानते हैं मैक्सिमम पहाड़ जो है कैसे ब्राउन कलर के हैं, लाइट ब्राउन में है, तो अधिक माइस के बचने के चांसेस यहाँ पे। अब ब्लैक पहाड़ बहुत कम है, इन दोनों के चांसेस क्या है, कम है ना, ये दोनों एरियाज। बहुत वाइट कलर का एकदम मतलब सफ़ेद टाइप का पहाड़ कम है, बहुत ब्लैक पहाड़ कम है। जो ब्राउन पहाड़ है उसके होने के चांसेस ज़्यादा है, इसलिए ब्राउन माइस की संख्या बढ़ने के चांसेस भी ज़्यादा है, इसलिए हमेशा इनका नंबर क्या होगा, ज़्यादा है। एक और एग्जाम्पल ज़्यादा बेटर हो, अगर हम लोग ह्यूमन हाइट, ह्यूमन हाइट तो भी हम देखेंगे, ये हम लोग 4 फुट से नीचे वालों को बना दिए, ये हम लोग 7 फुट से ऊपर वालों को बना दिए। मैक्सिमम जनरल बीच में रहती है, इन दोनों बीच में जो मीन वैल्यू होगी वो ज़्यादा है कि नहीं। अब ऐसा तो नहीं 4 फीट से जो 4 फीट से छोटे लोगों की संख्या कम होगी, 7 फीट से ज़्यादा लोगों की संख्या कम होगी, पर बीच में 4 से 7 के बीच में ही तो वैल्यू मैक्सिमम लोगों की रहेगी। तो हम लोग बोलेंगे ऐसे पॉपुलेशन को, ये कैसी है हमारी, स्टेबलाइजिंग है या अस्थायी कारक है। ठीक, ऐसी पॉपुलेशन कैसी है, स्टेबलाइजिंग है या अस्थायी कारक है। नेचुरल सिलेक्शन ही हो रहा है, क्या है, नेचुरल सिलेक्शन है ना, जो तुम्हारे मीन वाली वैल्यू होती है, हमेशा जो मीन वैल्यू होती है, बीच की जो वैल्यू होती है वही अधिक नंबर में पाई जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हमेशा ज़्यादा पाई जाएगी। जो तुम्हारे साइड की वैल्यूज होंगी उनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी हमेशा कम पाई जाएगी, नॉर्मल कंडीशन पे। ऐसे तो क्या बोलेंगे, स्टेबलाइजिंग या अस्थायी कारक। दूसरा जो है, आराम से इसको समझे कि नहीं समझे, इससे बहुत क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछता है और पूछ देगा कि ये किसका एग्जाम्पल है। तो तीनों तुमको नाम याद रखना पड़ेगा कि स्टेबलाइजिंग का है, डायरेक्शनल का है या डिसरप्टिव का है। 3 होते हैं, डायरेक्शनल मतलब दिशात्मक होता है और डिसरप्टिव मतलब वक्र नहीं देगा, वक्र देगा तो तुम पहचान लो, वो सीधे एग्जाम्पल देगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है ह्यूमन हाइट का, ह्यूमन हाइट एग्जाम क्वेश्चन आ चुका है। ह्यूमन हाइट किस कैटेगरी में जाएगा, ये स्टेबलाइजिंग में जाएगा, डायरेक्शनल में जाएगा या फिर डिसरप्टिव में जाएगा, या किसी में नहीं जाएगा। तो ह्यूमन हाइट तुम पहचान लोगे ना, कोई भी कैरेक्टर है, तुम ये सोचो कि किसके लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। कोई भी कैरेक्टर है, तुमसे कोई कैरेक्टर पूछेगा, तुम सोचना है उसके बारे में, कोई भी कैरेक्टर तुम लोग सोचो, कोई भी कैरेक्टर बोलो, हम लोग बताएं किस में जाएगा। वेट ऑफ बेबीज कर लो, ठीक है, जो बच्चे पैदा होते हैं उनके वेट की बात कर लो।
तो कुछ बच्चे होते होंगे वो 500 ग्राम 1 किलो के होते होंगे, कुछ बच्चे जो है 3, 4, 5 किलो के हो जाते होंगे। तो जो 5 किलो के भी बच्चे होते हैं, ठीक है, उनकी सर्वाइविंग के चांसेस बहुत कम होते हैं, और जो बहुत कम वेट के होंगे उनके भी सर्वाइवल के चांसेस कम होंगे। जो बीच वाले होंगे उन दोनों के उनके सर्वाइवल के चांसेस क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो कैसा बन गया? स्टेबलाइजिंग का एग्जाम्पल हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे कोई भी कैरेक्टर लो। चलो आगे आते हैं, दूसरे कैरेक्टर्स लेते हैं। पहला तो हम देख लीजिए, ये एक है यार, पहला नंबर है, 3 डालते हैं, 3 ये पहला है। दूसरा जो है इसको मिटा दें। हाँ सर। दूसरा है डायरेक्शन। हिंदी में दिशात्मक बोलते हैं। ठीक, डायरेक्शनल या दिशात्मक। अब इसमें क्या होगा? ये ग्राफ मैंने बनाया है, ठीक, इस ग्राफ में क्या होगा? या तो ये इस तरफ ग्राफ बनेगा, ठीक, मतलब एक जो मैंने बताया 3 कैरेक्टर होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 3 कैरेक्टर। या तो पहले वाले कैरेक्टर मतलब एक एक्सट्रीम में झुका रहेगा या फिर ऐसा होगा। ये बीच में नहीं होगा, यहाँ पे जो मीन वैल्यू होगी उस पर नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल या तो लो होगा या तो हाई होगा। इसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, क्या लें, वो ले लेते हैं, क्या कहते हैं, मोथ वाला एग्जाम्पल लेते हैं। याद है मोथ? हाँ। 1850 का समय था, कहाँ का? पेड़ का, इंग्लैंड का। पेड़ का सर, पेड़ का था ना? पेड़ तो आज नहीं है क्या? पेड़ समय उसको बोलते हैं ना कि किसका समय चल रहा है, मतलब जिसकी संख्या बहुत ज़्यादा हो, गोल्डन पीरियड जिसको। देखो अगर हम पहला ग्राफ बनाते हैं 80-50 वाला, तो इसमें जो है तुम्हारा मोथ क्यों कितने टाइप के थे? या तो व्हाइट कलर के थे या तो ब्लैक कलर के थे। हम ये इधर व्हाइट वाला रख देते हैं, इधर ब्लैक वाला रख देते हैं, ठीक। तो जब 1850 का टाइम है इंग्लैंड का, तो इस समय व्हाइट वालों की संख्या क्या थी? ज़्यादा। व्हाइट वाले वाला ग्राफ कब हो जाएगा? 50 का हो जाएगा। एक डायरेक्शन में खिसक गया ना, या तो देखो इस ग्राफ का डायरेक्शन में क्या होता है कि इस साइड झुकेगा या इस साइड झुकेगा, बीच में नहीं रहेगा। इसकी जो पीक होती है, पीक को क्या बोलते हैं हिंदी में? चोटी। जो भी इस ग्राफ की पीक होगी या चोटी होगी, या तो इस डायरेक्शन में होगी या तो इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। इसीलिए इस ग्राफ का नाम क्या? डायरेक्शनल या दिशात्मक। या तो इस दिशा में होगी या तो इस दिशा में होगी, बीच में नहीं होगी इसकी चोटी हमेशा, ये ध्यान रखना है। जो तुम्हारा पहला वाला था स्टेबलाइजिंग, उसकी चोटी जो हमेशा बीच में होगी, मीन वैल्यू के जस्ट ऊपर होगी। इसमें या तो इस साइड में होगी या तो इस साइड में होगी। इसको हम 2 ग्राफ से बनाते हैं तो तुम लोग कंफ्यूज कर जाओगे। एक ही नहीं बनाना, तुम लोग दोनों अलग अलग बनाना है। समझाने के लिए तो मैं एक बना दिया, मुझे लगा तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तुम लोग अभी तीसरा वाला जो ग्राफ बनाएंगे सर, दूसरा तीसरा सेम तो है, तुम लोग को होता है। या तो ये हो गया तुम्हारा 1920 के बाद, जब ब्लैक नंबर बढ़ गया, वाइट हुआ, ठीक हो गया। तीसरा है डिसरप्टिव या फिर विपणात्मक। डिसरप्टिव या विदारक। ये समझ में आया कि नहीं आया? इसका कोई कैरेक्टर आएगा, जब देखना ना 2 कैरेक्टर्स हैं, बीच में वाला कोई कैरेक्टर नहीं है, या तो इधर जा रहा है या तो इधर जा रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? तुम्हारा डायरेक्शनल का है, दिशात्मक का है। वो इसमें एग्जाम्पल पूछेगा, ग्राफ नहीं पूछेगा, तो तुमको अपने ग्राफ अपने दिमाग से तुरंत देख के उस डायग्राम को तुरंत ग्राफ बनाना है। नहीं भी बनाना, अगर समझ में आ जाए तो मार्क कर देना है। ये तो बोर्ड वालों के लिए ग्राफ की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। बोर्ड वाला अगर है तो ग्राफ में फोकस करेंगे, तो नाम ग्राफ में बनाएंगे, नंबर देंगे।
शांति से नहीं देख रहे ना, जल्दी जल्दी जब एक बार शांति से तो याद रहता है, तो भूल जाते हैं तुरंत। डिस्ट्रक्टिव में कहा है कि ग्राफ बनाया, ये ग्राफ बनाया, इसमें क्या होता है, दोनों बराबर रहेंगे। यहाँ पे दो एक्सट्रीम वैल्यूज होंगी वो इक्वल होंगी और बीच में जो मीन वैल्यू होगी सबसे कम होगी। ठीक, एग्जाम्पल इसका एनसीईआरटी में नहीं दिया डायरेक्ट एग्जाम्पल, इसलिए तो मैं सोचना पड़ रहा है मुझे क्या एग्जाम्पल बताऊं। इस पे क्वेश्चन नहीं है ना, पिछले एग्जाम्पल इस पे याद भी नहीं है। उन दोनों पे क्वेश्चन आया था तो मैंने एग्जाम्पल तुरंत बता दिया क्वेश्चन वाले। ऐसे तुम लोग सोच सकते हो, इससे कोई एग्जाम्पल आएगा तो बता देंगे इस पे जाएगा कि नहीं, लेकिन अभी एग्जैक्ट एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा है मुझे, अभी आता है तो बताते हैं। मतलब इतना समझो कि कोई दो कैरेक्टर है, नहीं बीच के कैरेक्टर उसमें बीच के कैरेक्टर रहेंगे। इसमें बात यह है कि दोनों एक्सट्रीम वाले कैरेक्टर ना ज़्यादा नंबर मतलब इक्वल, लगभग हमेशा इक्वल नहीं, लगभग इक्वल, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होंगे। और जो तीसरा वाला होगा मीन वाला, वो उन दोनों की अपेक्षा हमेशा कम होगा। अभी अगर कोई एग्जाम्पल आ जाता है तो मैं बताता हूँ, ध्यान में नहीं आ रहा है। ये हो गया, बता दें एग्जाम्पल हम बता देंगे। आज मैं बता दूँ नकल करके, और क्या बचा है, एक लास्ट होगा वो पांचवा कैरेक्टर हमने देख लिया, नेचुरल सिलेक्शन देख लिया, रैंडम मैटिंग ये तुम लोगों को पता है, रैंडम मैटिंग इसमें बताना कुछ नहीं। अगर रैंडम मैटिंग होगी तो हार्डली होने के चांसेस, ठीक है। जितना ज़्यादा रैंडम मैटिंग होगी उतना ज़्यादा इवोल्यूशन के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। जितनी सेलेक्टिव, इसका जस्ट अपोजिट सेलेक्टिव मैटिंग, बता तो दिया रिकॉम्बिनेशन, फिर से बताएं। वो मतलब मैंने बता दिया, तुम लोग को पता है इसलिए। अच्छा फिर से बता देंगे अभी। छोटी पूंछ वाली ग्लैंड और बड़ी पूंछ वाली ग्लैंड एग्जांपल दे रखा है। अच्छा कहाँ पे ये एग्जांपल दिया है, बुक में? अच्छा गूगल। मिलता है पर कोई मदद नहीं करता, बोलता है ये दोनों मिक्स है और ये पूरा ब्लैक है, पूरा वाइट कलर का खरगोश है, खरगोश एग्जाम्पल क्या होता है, हिमालयन ग्रे एंड व्हाइट पेपर्स करते हैं, गलत हम लोग किताब वो वाला तैयारी कर रहे हो। ये देख लो यहाँ पे क्या रहा है, रैंडम मैटिंग मतलब
इवोल्यूशन के चांसेस ज़्यादा, सेलेक्टिव मैटिंग चांसेस ऑफ एवोल्यूशन मतलब विकास की जो विकास होने के जो चांसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे, बहुत लो रहेंगे। ठीक है, तो मतलब कि अगर रैंडम मैटिंग होगा तो क्या करेगा ये, हार्डी-विल्सन को प्रिंसिपल को डिस्टर्ब वो कर देगा। हार्डी-विल्सन प्रिंसिपल को डिस्टर्ब कर देगा, डिसरप्ट कर देगा। ठीक, जब रैंडम मैटिंग होगी, सेलेक्टिव मैटिंग होगी तो हार्डी-विल्सन प्रिंसिपल लगभग बना रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे p + q = 1 फॉलो करेगा, ये नहीं करेगा। p + q इक्वेशन को फॉलो नहीं करेगा, सिंपल सा है। इसके बाद है ह्यूमन इवोल्यूशन। मतलब ये है कि रैंडम मैटिंग जानते हो, रैंडम मैटिंग अभी क्या बता दूँ मैटिंग को, जैसे ये एक कोई पॉपुलेशन है किसकी, फिशेस की, मछलियों की कोई पॉपुलेशन है। ठीक, अब मछलियों में हमको पता है कि इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, वो कैसा पाया जाता है, बाह्य निषेचन पाया जाता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाएगा तो इनके केस में रैंडम मैटिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। मैटिंग मतलब क्या होता है कि इंटरकोर्स होने के चांसेस एक्सटर्नल में क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। बेसिकली इनको तो नहीं पता होगा किस मछली का एग है और किस मछली पे स्पर्म आ रहा है, क्योंकि ये क्या करती है, मछली क्या करती है, पानी में अपना एग रिलीज कर देंगी और जो मेल वाली मछलियाँ होंगी वो स्पर्म रिलीज कर देंगी। वो उनका कोई फिक्स नहीं, प्रोबेबिलिटी उनमें प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है कि मिलेंगे, और मिलते भी हैं तो किससे मिल रहे हैं नहीं पता है। बस ये है कि पर्टिकुलर उसी मछली से होगा, ऐसा नहीं कि अब डॉल्फिन वाला आके वेल वाले को कर देगा, ऐसा नहीं होता है। बस सेम स्पीसीज में होगा, बट क्या होगा, चांसेस क्या होंगे, ये फिक्स नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या बिल्कुल रैंडम हो रहा है, तो ऐसे रैंडम मैटिंग होगी तो वहाँ पे इवोल्यूशन, विकास होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, मतलब ज़्यादा चेंजेस आने के। अब दूर दूर के अगर दो जब आएंगे तो चेंजेस नेक्स्ट जनरेशन में ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे कि नहीं आएंगे। वहीं पर अगर मान लो नज़दीक के, अब इंडिया वाले जनरली देखते हो इंडिया में ही शादी करते हैं, यूपी वाले यूपी में ही करते हैं, और प्रिसाइज करोगे तो पीलीभीत के लोग पीलीभीत में ही करेंगे, बहुत ज़्यादा दूर जाएंगे तो चार शाहजहाँपुर और यहाँ ले जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। तो होता है ऐसा, तो क्या है कि ये क्लोज में हो रही है शादी, है ना, तो यहाँ पे इवोल्यूशन होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैटिंग कैसी हो रही है, सेलेक्टिव हो रही है। अब तुम लड़की देखने जाओगे तो उसकी क्वालिटी देखोगे ना, ये चाहिए पहले लिख के ले जाओगे, और वो भी आएगी तो वो भी दिखेगी कि ये चाहिए लड़के में, तो वो तुम्हारे में नहीं रहेगी, तुमको भगा देगी, है ना, रहेगी तो शादी कर लेगी। तो ऐसी कंडीशन है, तो ऐसे मैटिंग को क्या बोलेंगे, सेलेक्टिव मैटिंग। और जो ऐसे हो जा रहा है उसको क्या बोल देंगे, रैंडम हो जा रहा है। ठीक, रैंडम का मतलब सुबह उठे और कोई दिखा, ये बाबा जी ने बोला है कि जो पहली लड़की दिखे उससे शादी कर लेना, तो लड़की भी तैयार होनी चाहिए, नहीं तो शादी के जूता मार देंगे। तो ऐसी कंडीशन क्या बोल देंगे, रैंडम मैटिंग बोल देंगे। इसमें जो चांसेस ऑफ इवोल्यूशन होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा। अब आ जाओ एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, फिर हमारा क्लास खत्म करते हैं, क्योंकि 50-60 मिनट का है, ह्यूमन इवोल्यूशन लगभग 50 मिनट, 1 घंटा लगेगा। कल टेस्ट है ना, हाँ टेस्ट तो कल है, नहीं रहता तो मैं कल खत्म कर देता। कल से आप तो हो गए नहीं, 2 क्लास, 1 क्लास, कल तो खाली मोबाइल से ही क्लास है, उससे तो रहेंगे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे उसके बाद 22 मतलब 2 क्लास हो रहा है, एक ये तो खत्म हो जाएगा, एक स्टार्ट कर देते हैं। अगर कल खत्म हो जाता तो एक दिन बायोटेक्नोलॉजी 2 दिन में खत्म हो जाता, तो एक चैप्टर और कोई नहीं। देखो ये वाला है डिसरप्टिव का विदारक ना। अब देखो इसमें क्या होता है कि हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं स्पेरल्स, बोले तो गिलहरियाँ।
वो जो घूमती रहती हैं पेड़ों के नीचे, देखिए ना। तो इसमें कुछ दो टाइप की लहरियाँ होती हैं। एक हम लोग बोलते हैं उनकी पूंछ जो होती है लंबी होती है, तो लॉन्ग टेल वाली, एक छोटी और जिसकी एक होती है जिनकी मीडियम जो होगी, तो तीन टाइप की होती है। एक की मीडियम टेल होगी, ये लेंथ की बात करते हैं, और एक होगा शॉर्ट टेल। ठीक, तीन हो गई। अब इसमें बोल रहा है जो लॉन्ग टेल वाली होगी, जब ये पेड़ पे चढ़ेंगी तो इनकी बैलेंसिंग को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। लॉन्ग टेल वाली क्या करेगा, उनके बैलेंस, पेड़ पे चढ़ेंगे तो गिरेंगे नहीं फटाक से, ठीक है। तो ये लॉन्ग टेल वाली का नंबर क्या होगा, ठीक ठाक होगा। ये लॉन्ग टेल वाली की लहरें हैं, यहाँ पे लिखिए लॉन्ग टेल, ठीक। ये जो छोटे और स्मॉल टेल वाली हैं, ये प्रीडेटर से बचने के लिए, इनको जो खाने वाले आएंगे उन लोगों से बचने के लिए, अब पूंछ बड़ी है या बीच में की है तो पकड़ने में आसानी हो जाएगी ना। छोटी पूंछे फटाक से निकल लेंगे, इधर से उधर खोजता रह गया, तो इनको सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इसको लॉन्ग टेल वाले को भी खाएगा, पर अब इसमें क्या है, मैंने बोला कि जो भी कैरेक्टर नेचर कैसे करता है, जो कैरेक्टर्स हेल्प करते हैं, तो एक कैरेक्टर यहाँ बचने में हेल्प कर रहा है और एक कैरेक्टर तुम्हारे क्लाइंबिंग में हेल्प कर रहा है। तो फ्रूट भी तो चाहिए खाने के लिए, जब पेड़ पर नहीं चढ़ेंगे तो खाना कहाँ से मिलेगा। तो दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे की मदद से, ठीक। तो इनकी भी संख्या लगभग बराबर होगी। तो जो मीडियम टेल वाले हैं उनको कोई खास फायदा नहीं है, तो उनका नंबर क्या होगा, हमेशा लो होगा। तो ये ग्राफ किसको शो करता है, डिसरप्टिव को, विदारक को, ठीक। जो नहीं समझ में आया पूछ लो, मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी। ऐसा कुछ है जो नहीं समझ में आया होगा? क्या, अरे चढ़ती हैं, चढ़ना नहीं मना है, बोल रहे हैं बैलेंसिंग। तुम रस्सी पे चढ़ते हो, आम के पेड़ पे चढ़ते हो, तो एक होती है, एक कुछ लोग होते हैं जो प्रैक्टिस में रहते हैं, उनकी बॉडी भी बहुत भारी नहीं होती, जैसे तुम हल्के हो तो तुम किसी पेड़ पे चढ़ोगे तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कोई थोड़ा भीमसेन टाइप का आ गया तो वो चढ़ेगा तो या तो डाल टूट जाएगी, या तो बैलेंस नहीं कर पाएगा, खुद टूट जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है, जो इसकी पूंछ बड़ी होती है वो बैलेंसिंग करने में हेल्प करेगी, वो आराम से वो पेड़ पे टहल घूम सकती है, फल फ्रूट तोड़ सकती है। सुमित आया है, आतिफा प्रेजेंट, सोनू, हाँ, संदीप,